ईरान हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहां कुछ ना कुछ बदलाव होते ही रहते हैं। फिर चाहे सांस्कृतिक बदलाव रहे हों, व्यापारिक बदलाव हों या फिर सत्ता में बदलाव, ये देश हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। और पिछले कुछ दिनों में तो हर तरफ ईरान की खबरें सुनने को मिल रही हैं, जिसके पीछे की वजह है ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दोनों में से कोई पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान दुनिया का एकमात्र शिया मुस्लिम देश है, जिसकी कुल आबादी में से 90 से 93% लोग शिया मुस्लिम हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले ईरान बिल्कुल अलग था। यहाँ पश्चिमी देशों की संस्कृति का गहरा प्रभाव था, लेकिन फिर 1979 की क्रांति ने पूरे ईरान को ही बदल के रख दिया। अमेरिका के पास सबसे आधुनिक हथियार मौजूद हैं, जिसमें फाइटर जेट्स सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो वहीं ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उन्हीं के देश में घुसकर गिरफ्तार किया था, और अब वो ईरान में भी कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जिसे आसानी से हरा पाना मुश्किल है। इसके पीछे की वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो सुरक्षा का काम करते हैं। इसके अलावा ईरान की मिलिट्री भी ठीक ठाक है और इसकी मिसाइलें हजारों किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। यही वजह है ईरान के लीडर और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ईरान का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है, जिसकी हर परत में एक अलग कहानी छुपी हुई है। इस वीडियो में हम ईरान को गहराई से जानेंगे, यहाँ के लोगों का जीवन देखेंगे, यहाँ के शहरों को जानेंगे, लोगों के खान पान को देखेंगे, 50 साल पहले के ईरान में और आज के ईरान में अंतर भी जानेंगे, और ऐसा क्या हुआ जिसने ईरान को पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से निकालकर इसे पूरी तरह से एक इस्लामिक देश में बदल दिया, और क्या इतिहास वहां खुद को फिर से दोहरा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। ये है ईरान। अगर हम इस खूबसूरत देश ईरान के एरिया की बात करें तो ये काफी बड़ा देश है, जो कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और क्षेत्रफल के मुताबिक ये दुनिया का 17वां बड़ा देश है। ईरान की आबादी इसके क्षेत्रफल के मुताबिक कम है। यहाँ 9 करोड़ 15 लाख लोग रहते हैं, जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। यहाँ औसतन 1000 महिलाओं पर 980 पुरुष हैं। पिछले कुछ सालों में ईरान में जन्म दर घटी है, मतलब यहाँ के लोग कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं। इससे पता चलता है इन्होंने जल्द ही आबादी के संकट को पहचानकर उस पर रोकथाम करना शुरू कर दी है। ईरान को अगर युवाओं का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की 50% से भी ज्यादा की आबादी 30 से कम उम्र की है। यहाँ के लोग पर्शियन भाषा बोलते हैं, जो कि ईरान की आधिकारिक भाषा है। पूरा ईरान 31 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, जिसमें हर राज्य की संस्कृति और खानपान में थोड़ा बदलाव है। राजधानी तेहरान के अलावा इस्फान, फार्स और खोरासन भी यहाँ के प्रमुख शहर हैं। यूं तो ईरान में कई त्योहार हैं, लेकिन नए साल मनाने की परंपरा ईरान से ही शुरू हुई है। यहाँ 3000 साल पहले से नए साल का जश्न मनाया जाता है। इसे यहाँ के लोग नवरोज कहते हैं, जो कि 21 मार्च को बड़ी धूमधाम के साथ लोग मनाते हैं। इस दिन ईरान के कई शहर रंगीन लाइटों से सजे दिखते हैं। जगह जगह मेला लगता है। सबसे पहले उस दिन लोग अपने घरों में एक खाने की टेबल लगाते हैं, जिसमें 7 पकवान होते हैं, और ये 7 पकवान सा से शुरू होने वाली चीजों से बनाए जाते हैं। ईरान का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। एकदम शुरू से लेकर अब तक यहाँ पर क्या क्या हुआ। ईरान को तकरीबन
2500 सालों तक पर्शिया के नाम से पूरी दुनिया जानती थी। इतिहास के पन्नों में वहाँ के लोग ज़ारथुस्ट्र, जो कि बहुत पुराना एक धर्म है, उसे फॉलो किया करते थे। इसमें आग को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। फिर बाद में यहाँ इस्लामिक क्रांति ने इसे एक मुस्लिम देश बना दिया। साल 1935 में पहली बार था जब पर्शिया का नाम बदलकर ऑफिशियली ईरान रखा गया था। दोस्तों, ईरान में बहुत से राजा महाराजा हुए, पर सबसे ताकतवर राजा साइरस द ग्रेट था, जिसने मेडिएशन साम्राज्य को पूरी तरह से फतेह किया और एक बहुत बड़ी अंपायर बनाई, जिसमें कई यूरोपीय देश शामिल होते थे। साइरस ने जब बेबीलोनियन जीता तो उसने वहां पर मौजूद जो यहूदी गुलाम थे उन्हें यरूशलेम जाने तक की इजाजत दी, जिसके बाद ही यहूदियों ने अपना सेकंड टेम्पल बनाया और इसी वजह से आज भी इजराइल और बाकी के यहूदी लोग साइरस द ग्रेट को महान मानते हैं। फिर एक वक्त आया जब साइरस का दौर खत्म हुआ और एक नए राजा ने कमान संभाली, जिसका नाम था डेरियस। और डेरियस ने उस वक्त पर्शिया को इतना ज्यादा फैला दिया था कि पूरी दुनिया के लगभग 44% हिस्से पर सिर्फ पर्शिया की ही हुकूमत थी। इसी तरह 7वीं शताब्दी से पहले तक पर्शिया में कई राजा हुए, अंपायर्स बने, धर्म चले। उन्हीं में से एक था ज़ारथुस्ट्र, जिसके लोग पारसी कहलाए। लेकिन फिर अरब से इस्लामिक क्रांति पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल रही थी और फिर 637 ईस्वी में इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर बिन अल खत्ताब ने पर्शिया को जीता। पर्शिया के ससानी अंपायर और इस्लामिक अंपायर में जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ कादिसिया कहा जाता है, और ये जंग खलीफा उमर ने जीती, जिसके बाद पर्शिया में इस्लामिक अंपायर की शुरुआत हुई। तकरीबन 200 सालों तक पर्शिया में इस्लाम कायम रहा, लेकिन 11वीं शताब्दी आते आते दूसरी तरफ तुर्क अंपायर तेजी से ताकतवर हो रहा था, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में पर्शिया पर हमला बोल दिया और वहां फिर सल्जूक अंपायर की हुकूमत कायम हो गई। उस दौर में पर्शिया के लोग वापिस से फारसी जुबान बोलने लगे और उस वक्त के मशहूर लेखक फिरदौसी ने एक लेख भी लिखा, पर्शिया का शाहनामा, जो न सिर्फ पर्शिया में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हुआ। 12वीं शताब्दी तक सल्जूक अंपायर आराम से पर्शिया पर हुकूमत करती रही, लेकिन मंगोलिया से चंगेज खान की आवाजें सुनाई दे रही थी। 12वीं शताब्दी में चंगेज खान अपनी पीक पर था और उसकी ताकत का अंदाजा हर किसी को लग चुका था कि वो अपनी हुकूमत पूरी दुनिया में कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो जहाँ से गुजरता था वहाँ पर लाशों के ढेर बिछ जाते थे। इसी से जुड़ा एक किस्सा बहुत फेमस है जो 12वीं शताब्दी में हुआ, जिसने पर्शिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दरअसल पर्शिया में जब सल्जूक अंपायर अपना लोहा मनवा रही थी, उस वक्त तकरीबन 400 मंगोल व्यापारी पर्शिया में बिजनेस के सिलसिले में आए हुए थे, लेकिन सल्जूक के राजा एल्जेक ने उन 400 मंगोलों को बंदी बना लिया, ये सोचकर कि वो जासूसी करने पर्शिया आए हुए हैं और वो जासूस हैं। उन मंगोलों को सल्जूक के दरबार में पेश किया गया, जिनसे पूछताछ करी जानी थी, लेकिन वो 400 मंगोल चंगेज खान की धौंस दिखाने लगे और पर्शिया के राजा को ही उल्टा सीधा कहने लगे, जिसके बाद अल्जूक को इतना गुस्सा आया कि उसने उन सभी 400 मंगोलों को जान से मार दिया बिना सोचे समझे। जिसके बाद ये खबर चंगेज खान तक पहुंची और चंगेज खान ने अपने 3 दूत पर्शिया भेजे कि जो गुस्ताखी वहां के राजा ने करी है उसे उसकी सजा दी जाए, लेकिन अल्जूक ने उल्टा उन तीनों दूतों में से एक दूत की गर्दन काट दी और 2 दूतों को गंजा करके उनकी दाढ़ी भी काट दी। वो दोनों दूत जब वापस चंगेज खान के पास गए तो चंगेज खान आग बबूला हो गया था और उसने अपने एक कमांडर हुलागु को बड़ी फौज के साथ पर्शिया पर हमला करने का हुक्म दिया। फिर क्या था, सल्जूक अंपायर कब चंगेज खान की सेना के सामने निस्तो नाबूद हो गई, इसका पता भी नहीं चला। कहा जाता है कि हुलागु कमांडर ने अल्जूक को बंदी बनाया और चंगेज खान के पास ले गया,
जहां उसने उसकी आंखों में और कानों में चांदी पिघलाकर भर दी। अब पर्शिया पर मंगोलों का शासन हो गया था, जिसे इलखान अंपायर के नाम से जाना गया, जिसने 1335 तक पर्शिया पर हुकूमत करी। इसके बाद पर्शिया में हुकूमत को लेकर कई छोटी बड़ी जंगें होती रही। इलाके के ताकतवर लोग इसमें उभरकर सामने आए, जिसमें से एक था तिमूर। इसने तिमुरिद अंपायर की शुरुआत करी और मंगोल का अंपायर पर्शिया में जो था इलखान अंपायर, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। 15वीं शताब्दी आते आते तिमूर अंपायर भी खत्म हुआ। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि मंगोलों के बाद से यानी कि पर्शिया में 1335 से लेकर 1500 तक सुन्नी मुस्लिमों का शासन चला, लेकिन फिर 1501 में पर्शिया में दौर आया सफावीद अंपायर का, जो 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। सफावीद के राजा इस्माइल ने सुन्नी ब्रांच को छोड़कर मुस्लिमों की शिया ब्रांच को अपनाया और तब से अब तक ईरान में आज भी शिया मुस्लिम ही शासन करते हैं। सफावीद अंपायर ने 1501 से लेकर 1736 तक पर्शिया में रूल किया। अब 19वीं सदी में पर्शिया में एक और शाही शासन शुरू हुआ, जिसे रेजा शाह पहलवी के शासन के नाम से जाना जाता है। रेजा शाह पहलवी यूरोपीय कल्चर से काफी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने पर्शिया में मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया। वहाँ के कल्चर को पर्शिया में फैलाने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी की बहुत सी बातों को पर्शिया में लागू करने के लिए कानून बनाए गए। इसी बीच 1935 में पर्शिया का नाम बदलकर ईरान किया गया। साल 1908 में ब्रिटिश कंपनी रॉयल डच शेल ने पहली बार ईरान में एक बड़े तेल के रिसोर्स की खोज करी, जिससे ईरान की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन रेजा शाह की दोस्ती ब्रिटेन और जर्मनी के साथ ज्यादा थी, तो जो तेल ईरान का होना चाहिए था, जिसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ईरान को मिलना चाहिए था, उस तेल के रिसोर्स का सबसे ज्यादा हिस्सा ईरान के बदले यूरोपीय देशों में बांटना शुरू कर दिया, खासतौर पर ब्रिटेन और जर्मनी को, वो भी बेहद ही कम प्राइस पर। अब ईरान में एक के बाद एक तेल के भंडार मिलने लगे, जिस पर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। इसी बीच मोहम्मद मोसादिक, जो रेजा शाह पहलवी की नीतियों और तेल के ब्रिटेन को बेचने के खिलाफ थे, वो ऐसा एक कानून लेकर आए कि लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। 1951 में उन्होंने रेजा शाह पहलवी को चुनाव में हराया और वो ईरान के नए प्रधानमंत्री बन गए, जिसके बाद रेजा शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। शायद वो ब्रिटेन गए थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन को कहाँ मंजूर था मोसादिक का प्रधानमंत्री बने रहना, क्योंकि अब उन्हें ईरान का तेल नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया, जिससे मोसादिक को पीएम पद से हटना पड़ा और अमेरिका ने एक नया पीएम बना दिया, जिसका नाम था जाहिदी फैजलुल्लाह। साथ ही साथ रेजा शाह भी ईरान वापस लौट आए। एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन की हर बात मानता था ये, या यूं कह ले ये एक तरह की कठपुतली ही था। एक बार फिर से ईरान का तेल अब यूरोप जाने लगा, जिससे ईरान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। हालात खराब होते गए। अब शाह ने इससे निपटने के लिए एक और ऐसा काम किया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। रेजा शाह पहलवी ने साल 1971 में अरबों रुपए की पार्टी करी, जिसमें 30 टन से ज्यादा खाना विदेश से मंगवाया गया। विदेशों से फूल मंगवाए गए, विदेशी शेफ बुलाए गए। उस पार्टी में वो हर चीज रखी गई और ऐसे इंतजाम किए गए जो एक राजा के लिए किए जाते हैं, क्योंकि रेजा पहलवी ने दुनिया भर के राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिजनेसमैन और तमाम मशहूर हस्तियों को बुलाया था, ताकि वो ईरान को दुनिया की नजरों में ला सके। एक तरफ जहां पूरे ईरान में अफरा तफरी का माहौल था, लोग भूखे मर रहे थे, उनके पास काम नहीं था, ऐसे में रेजा शाह अरबों रुपए की पार्टी कर रहा था। उस वक्त के हिसाब से ये पार्टी $100 मिलियन की थी। ईरान के लोगों ने जब रेजा शाह को बेवजह पैसे उड़ाते हुए देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। रेजा शाह के खिलाफ उस वक्त आवाज बुलंद कर रहे थे
आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, जो रेजा की पॉलिसी से, ईरान के मॉडर्नाइजेशन से, तेल को सस्ता प्राइस पर बेचने से और पीएम का वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुकाव से पूरी तरह वो खिलाफ थे। लोग उनकी बात मानने लगे और रेजा शाह को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा। इसीलिए उन्होंने आयतुल्ला खुमैनी को देश से ही निकाल दिया, जिसके बाद खुमैनी ने कुछ वक्त इराक में और कुछ वक्त फ्रांस में बिताया, लेकिन वो अपने बयान और मैसेज ईरान तक पहुंचाते रहे, जिन्हें लोग सुनते। और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे ईरान में इस्लामिक क्रांति फैल गई, इस्लामिक रेवोल्यूशन छा गया। फिर क्या था, खुमैनी वापस ईरान लौटे और बने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर। रेजा शाह पहलवी और उनकी पत्नी को अब देश छोड़कर भागना पड़ा। 1979 से अब तक चाहे ईरान में कोई भी सरकार आए, कोई भी पीएम बने, कोई भी प्रेसिडेंट बने, पर पूरी पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है। जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, तब ईरान का पड़ोसी देश इराक, जहां सद्दाम हुसैन का रूल था, उसे डर सताने लगा कि कहीं ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ है वो इराक तक न पहुंच जाए, रेजा पहलवी की तरह सद्दाम हुसैन की कुर्सी भी न चली जाए। इसीलिए उसने ईरान पर 22 सितंबर 1980 में हमला कर दिया। तकरीबन 8 सालों तक ये भयानक जंग चली, जिसमें ना तो ईरान जीता और ना ही इराक, लेकिन मानसिक तौर पर इसे ईरान की ही जीत माना जाता है। इस जंग में लाखों लोग मारे गए। जंग के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1989 में आयतुल्ला खुमैनी की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने सैयद अली हुसैनी खामनेई, और तब से अब तक यही ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ये है इस्फान शहर में मौजूद नक्शे जहां स्क्वायर। ये भी यूनेस्को का हिस्सा है। इसे इमाम स्क्वायर भी कहा जाता है। इसे बनवाया गया था 16वीं शताब्दी में सफाविद डायनेस्टी के द्वारा। आपको जानकर हैरानी होगी, ये विशालकाय इमारत 88,000 स्क्वायर मीटर में फैली है, जो कि 512 मीटर लंबी है और 160 मीटर चौड़ी। इस खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत में 4 मुख्य भवन हैं, जिसमें एक शेख लोतफल्ला मस्जिद है, दूसरा इसमें शाह मस्जिद है और इसके एक हिस्से में अली कापू महल है। यहाँ से खड़े होकर पूरे शहर को देखा जा सकता है। केसर, जो सबसे महंगा मसाला या फिर यूं कहे जड़ी बूटी है, वो ईरान में ही सबसे ज्यादा होती है। पूरी दुनिया का 90% केसर ईरान से ही जाता है। ये है गुलिस्तान महल, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में है। इस खूबसूरत महल को भी 16वीं शताब्दी में सफाविद डायनेस्टी ने बनवाया था, लेकिन बाद में काजर डायनेस्टी ने इसे और सुंदर बनाया और इसे बड़ा किया। इस महल में ईरान का गहरा इतिहास और कला छुपी हुई है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान में कितनी कमाल की कारीगरी करी जाती थी। महल में लगी मार्बल की टाइल्स, उन पर करी गई नक्काशी बहुत ही सुंदर हैं। इस महल के बाहर एक बगीचा भी है। यहाँ लोग बैठकर आराम करते हैं, वक्त बिताते हैं और फोटो खिंचवाते हैं।